First question, 11,550 has to be divided between A, B and C such that A gets 4/5 of what B gets and B gets 2/3 of what C gets. How much more does C get in comparison to A? तो 11,550 A, B और C में टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए. A gets 4/5 of B एंड B gets 2/3 of what C gets. तो B की जगह पे लिख दो. तो B की जगह पे क्या लिख देंगे अपन? B को कितना मिला है? 2/3 of C. तो यहाँ से आपको मिल गया A और C का डायरेक्ट रेशियो. तो 4 2 ज़ा 8 और 5 3 ज़ा 15. A बाई C का रेशियो आ गया 8/15. हाउ मच मोर डज C गेट इन कंपेरिजन टू A? तो A को C से कितना ज़्यादा मिला है? तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो C है उसको कितना ज़्यादा मिला है? 7 यूनिट. अब C को 7 यूनिट ज़्यादा मिला है पर अपन को A B C भी चाहिए. तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो A बाई B का रेशियो कितना है? A बाई B का रेशियो 4/5 है और यहाँ से अपने पास A बाई C का रेशियो है दैट इज़ 8/15. तो यहाँ पे A 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको इंटू 2 कर दो. तो दैट विल बी 8/10. तो A बाई B आ गया अपना 8/10 और A बाई C अपना 8/15 जिसमें A कॉमन है. सो देयरफॉर A is to B is to C will be 8 is to 10 is to C will be 15. ये आ गया 8 is to 10 is to 15. 8 + 10 18, 15 10 25 + 8 33. तो ये 33 टोटल है. ये 33 रिप्रेजेंट कर रहा है 11,550. ठीक है. अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ढूंढना है तो आप यहाँ पे ही कैंसिल कर दो. ये वाला नंबर देखो 10 + 2 12 मतलब ये 3 से डिविजिबल है और ये 33 है. तो 3 11 ज़ा 33, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 50. ये हो गया 3850. अब आप यहाँ पे देखो 5 + 3 क्या होता है? 8. तो ये मतलब 11 का मल्टीपल है. कौन सा मल्टीपल है ये? 35 मल्टीपल. ऐसे करते हैं कैलकुलेशन. ठीक है, क्योंकि 5 + 3 8 लिखा है मतलब ये नंबर 11 का मल्टीपल है. तो कितना मल्टीपल है? 35 और ये 0. अब 11 में 35 मल्टीप्लाई कर दिया. अब अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए कि C को A से कितना ज़्यादा मिला है. तो वो अपन को पता है 7 यूनिट. तो ये 11 अगर 11 में 350 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3850 आ रहा है. तो अपन 7 में भी 350 मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये 7 क्या होगा एक्चुअल वो निकालना है. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अपन को मिल चुका है. तो 7 5 ज़ा 35. ठीक है, 7 3 ज़ा 21 + 3 24, 2450. ये आपका आंसर है. तो C को A से कितना ज़्यादा मिला है? 2450. आगे बात समझ में. नेक्स्ट, आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन देयर वैल्यूज़. 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करके जो भी फ्रैक्शंस बनेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है. ठीक है, तो अपने पास फ्रैक्शन है A 2/3, B 3/4, C 4/5 और D 5/6. बहुत क्लियर दिख रहा है. चारों के डिनोमिनेटर 3 4 5 6. तो अपन इन सब का अपन LCM ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन LCM देखें तो क्या आएगा? LCM 3 4 5. सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6. 6 के बाद 5. 6 5 ज़ा 30. ठीक है, दोनों को प्राइम है. अब 30 है तो 6 30 है. तो अब इसका LCM क्या बनाएगा? आप इसको और क्या बना सकते हो? 30 × 2 60, क्योंकि यहाँ पे 2 की ज़्यादा ज़रूरत है. तो आपको जैसे मैंने बताया था 6 का LCM हो जाएगा 6. अपन ने बड़ा नंबर ले लिया. ठीक है, अब 5 इसमें इंक्लूड नहीं है तो 5 मल्टीप्लाई कर दो. अब अपन को 4 चाहिए तो यहाँ पे अपने पास एक ही 2 है, एक 2 नहीं है तो अपन ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया. अब 3 चाहिए तो 3 ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है. 6 5 ज़ा 30, 2 ज़ा 60 आपका LCM है. ठीक है, सबको 60 बना लो. 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10. यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20. अब सबके डिनोमिनेटर 60 है. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. 2 × 20 40,
3 इंटू 15 45, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 10 50। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ये जो लिखे हैं 40 45 48 50, अपन को चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं अगर उसकी इनइक्वालिटी ध्यान से देखें तो 50 इज़ ग्रेटर देन 48, 48 इज़ ग्रेटर देन 45, 45 इज़ ग्रेटर देन 40, क्योंकि अपने पास यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल लिख रहा है। तो D इज़ ग्रेटर देन C, C इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ ग्रेटर देन A, दैट इज़ ऑप्शन C। आ गया समझ में? नेक्स्ट 2 की पावर 122, 4 की पावर 62, 8 की पावर 42, 4 की पावर 64 प्लस 2 की पावर 130 इज़ डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। 2 की पावर 122 है, 4 की पावर 62 है, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर एंड पावर इज 62। 8 की पावर 42, 2 क्यूब की पावर 42। नेक्स्ट 4 की पावर 64, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर होल टू दी पावर 64। 2 की पावर 130 एज इट इज़। ये बन गया अपना 2 की पावर 122, 2 की पावर 62 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 124 प्लस 3 इंटू 42 126, 2 इंटू 64 दैट इज़ 128 एंड 2 की पावर 130 एज इट इज़। तो ये अपन को बताना है किससे डिविजिबल है। इन सब में अपन के पास कॉमन आ रही है 2 की पावर 122 पावर, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा कितना 4, यहाँ बचेगा कितना 6 और यहाँ कितना बचेगा 8। तो इसको सॉल्व कर लो आप। 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 256 और ये 2 की पावर 122। 16 प्लस 4 20 और ये 52 53, 256 और 53 ऐड करना है, 9 5 प्लस 5 10, ये हो गया 3, 30, 16 प्लस 4 20 और 30 52 प्लस 1 53 प्लस 2 56, 309, 1 2 का स्क्वायर और 2, हाँ सॉरी 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर 6 इज 64, 64 6 70 80 85, 256 और 85, 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 5 14 और ये 341, 2 की पावर 122 इंटू 341। अगेन यहाँ अपन देख सकते हैं 1 प्लस 3 इज़ 4, तो ये नंबर 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11, दैट इज़ ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट 3। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक कॉमन पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है रूट के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो पार्ट रिपीट हो रहा है, जैसे ये वाला पार्ट अपन देखें तो ये 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर रूट है, तो वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो अपन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 को x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। ठीक है, इसको अपन ने x माना है। अब ये हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये अपन को वहाँ पे ये एज्यूम करना था और इतना इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, ये समझ में आएगा?
इतना पार्ट कि मैंने क्या करा है, ये जो कॉमन पार्ट है इसको आपने पूरे को x ले लिया, फिर एज इट इज़ 2 प्लस एक्स, फिर एज इट इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आप इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये x इंटू रूट 2 प्लस एक्स होगा। अब ये अगर देखें तो ये भी रूट है, ये भी रूट है, इन दोनों में अलग अलग नंबर है, 2 प्लस है, ये 2 माइनस है। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो वी शुड नो दैट रूट a इंटू रूट बी इस रूट ए बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये पूरे पे रूट लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस ये इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये बचेगा 2 प्लस एक्स। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी। तो यहाँ क्या बचेगा, ये 4 माइनस 2 2 और माइनस प्लस माइनस एक्स। अब बाहर बचा है अपना 2 प्लस एक्स और ये एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी, ये रूट ए इंटू रूट बी इस रूट ए बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया एक्स। अब इसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा क्या करें, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि ये वाला जो पार्ट आपने अज्यूम करा था इसकी स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस यहाँ पे आएगा क्या, 2 प्लस रूट 3, उसके बाद क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या थी अपनी, रूट 2 प्लस रूट, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू 4 माइनस 2 क्या होगा 2, और ये अंदर आएगा माइनस रूट। ठीक है, और x को आपने क्या माना था, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका बनेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 माइनस 3 दैट इज़ रूट 1, आंसर इज़ 1, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट, लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डेटा 13, 8, 15 को डेटा दिया है, उसका अपन को मीडियन देखना है, और वो मीडियन दिया हुआ है एक्स। इफ़ 8 इज़ रिप्लेस बाय 18 देन द मीडियन ऑफ डेटा इज़ वाई, देन द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देखें जो अपन को दिख रही है यहाँ पे, दैट इज़ 8। 8 के बाद कुछ नहीं है, नेक्स्ट है 9, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं मीडियन के लिए अपन। तो 8, 9, इसके बाद कुछ नहीं है ना, 10 नहीं है, फिर है आपका 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 है। तो 8 हो गया आपका, 9 क्लियर है, इसके बाद 13 है, 1 2 2 बार, तो 13 इज आउट। नेक्स्ट 14 दिख रहा है अपन को, 1 2 3 4 बार। ठीक है, तो ये 14 आउट। नेक्स्ट 15, 1 2 3 बार। ठीक है, तो ये 15 भी आउट। एंड नेक्स्ट है आपके पास 16, 2 बार है। ठीक है, और लास्ट है आपके पास 70, 2 टाइम्स। तो इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन इसका अगर अपन देखें 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 + 3 13 + 2 15, तो 15 + 1 16/2 8 टर्म मीडियन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो मिडिल टर्म विल बी 8। 3 और 3 6 7, और यहाँ पे 3 और 3 6 7। ठीक है, तो टोटल आपकी कितनी टर्म्स है,
7 + 7 14 + 1 15, 15 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगी 15 + 1/2 दैट इज़ 16/2 दैट इज़ 8 टर्म, 8 टर्म आपकी मीडियन होगी, तो वो यहाँ पे आपको दिख रही है 14। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये मीडियन तो अपन को पता है और ये वैल्यू उन्होंने बोला x है। अब बोला है कि 8 को 18 से रिप्लेस कर दो, तो ये जो 8 है ये हट जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो 18 सबसे बड़ी वैल्यू तो ये राइट साइड में लिखी जाएगी। तो अपन ने 8 हटा के 18 लिखा है, तो ऑब्जर्वेशंस तो उतना ही होंगे लेकिन मीडियन एक शिफ्ट हो जाएगा राइट में। ठीक है, अब मीडियन हो जाएगा आपका ये, क्योंकि इससे पहले अब आपके पास 3 और 3 6 और एक 7 वैल्यू है और उसके बाद 3 और 3 6 और एक 7 वैल्यू है, तो अब आपका मीडियन है ये, इसका नाम दिया हुआ है y। पूछा है x + y की वैल्यू क्या है, 14 + 15 इज 29, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट, Amit and Alok attempted to solve a quadratic equation. Amit made a mistake in writing down the constant term and ended up with roots 4, 3. Alok made a mistake in writing down coefficient of x to get roots 3 and 2. The correct roots of the equation are. अब अमित और आलोक इन दो की बात हो रही है। अमित और आलोक दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अमित ने मिस्टेक करी कांस्टेंट टर्म उतारने की, तो मतलब ax² + bx + c अपनी क्वाड्रेटिक होती है, तो अमित ने कांस्टेंट टर्म गलत कॉपी किया है। ठीक है, मतलब उसने b और a सही कॉपी किया है, तो अब उसके बाद भी उसके रूट्स आ रहे हैं 4 और 3, तो मतलब अमित का सम ऑफ रूट्स सही होगा क्योंकि a और b उसने सही कॉपी किया है और उसके रूट्स आए 4 और 3, तो सम ऑफ रूट्स विल बी 4 + 3 7। आलोक मेड अ मिस्टेक राइटिंग डाउन कोएफिशिएंट ऑफ x। आलोक ने गलती करी है, b को गलत कॉपी किया है। ठीक है, b को गलत कॉपी किया है, मतलब उसके a और c सही है, तो c और a से अपन को रिलेशन मिलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, तो मतलब आलोक के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेक्ट होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आलोक के रूट्स आए 3 और 2, तो 3 × 2 विल बी 6। अब आपके पास सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, आप करेक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन बना ही सकते हो। आप फॉर्मूला इज x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। x² - सम इज 7, प्रोडक्ट इज 6 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। इसके रूट्स निकालने हैं अपन को। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग -6 - 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, सिंपली चेंज दी साइन 1 and 6, दैट इज दी रूट्स एक्चुअल, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, P's income is 140 more than Q income, R income is 80 more than S. If the ratio of P's and R income is 2:3 and the ratio of Q and S income is 1:2, then the income of P, Q, R and S respectively बोला है। तो ये चारों ऑप्शन आपको P, Q, R, S इनकम दिख रही है। ठीक है, ऑर्डर पे P, Q, R, S में। अब आपको वेरीफाई करना है ये जो कंडीशंस गिवन है। यहाँ पे दिया है कि P की इनकम 140 ज़्यादा है Q से, तो अब ए ऑप्शन देखो तो 120 में अगर मैं 140 ऐड करता हूँ तो 260 आएगा, क्योंकि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S। बस ये वेरीफाई करना है, आप सॉल्व कुछ नहीं करना। P की इनकम 140 से P इनकम इज़ 140 मोर देन Q, तो P की इनकम 140 ज़्यादा है, 260 - 120 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 26 - 12, तो ये 14 आएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 30 - 16 14, ये भी वेरीफाई हो रहा है। 40 - 26, तो ये आपका 40 वेरीफाई हो रहा है। 32 - 18, तो ये आपका कितना हो रहा है 12 + 2 14, ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो चारों ऑप्शन में वेरीफाई हो रही है। नेक्स्ट, आर इनकम इज़ 80 मोर देन एस। सेकेंड कंडीशन, आर की इनकम एस से 80 ज़्यादा है, तो 240 और यहाँ पे 32 - 24 दैट इज़ 8, तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। 60 - 52 8 सेटिस्फाई हो रहा है।
60 माइनस 52 8 सेटिस्फाई हो रहा है, 48 माइनस 36 8 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी चारों में सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट पी एंड आर का इनकम 2:3 है। पी और आर आपको फर्स्ट और थर्ड में इनकम रेशियो देखना है 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में P 26 है और यहाँ 32 है ए ऑप्शन में, तो ये 2:3 होना चाहिए। तो ये है क्या 2:3, तो यहाँ पे 213 आएगा और यहाँ पे 16 आएगा, 13:16 आ रहा है, तो ए ऑप्शन आउट हो गया क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बी ऑप्शन 30/60, 30/60 है बी ऑप्शन में, ये 30P और R इज़ 60, तो ये तो 1:2 हो गया, पर अपन को 2:3 चाहिए, तो ये बी भी आउट हो गया। सी ऑप्शन में अगर अपन ये कंडीशन देखें तो P और R का रेशियो 40/60 है, मतलब 2/3 है, तो यस यहाँ पे सेटिस्फाइड है ये। और यहाँ पे अगर अपन डी ऑप्शन में देखें तो 32 और 48, तो 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। तो सी और डी तो बने हुए हैं अभी तक। अब लास्ट कंडीशन क्या है, रेशियो ऑफ क्यू एंड एस इज़ 1:2। अब आपको क्यू और एस को और देखना है, 1:2 रेशियो होना चाहिए इन दोनों का। तो 26/52, 26/52 तो 1:2 हो गया, ठीक है। और 180/36, 18:2, 36 हो गया, ठीक है। क्यू और एस की इनकम रेशियो 26/52 और यहाँ पे कितना है 18/360, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी, ये ऑप्शन है डी, ठीक है। तो 26 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 52 आएगा, और इसका करेंगे तो ये दोनों ही आंसर होंगे क्या हैं, कौन सी वाली, 80 वाली, R इज 80 मोर देन S, तो यहाँ पे है क्या R 80 ज़्यादा है, तो 360 में अगर मैं 80 ऐड करता हूँ तो ये कितना आएगा 440, पर ये 480 है। और इधर अगर अपन देखें तो 520 में अगर 80 ऐड करते हैं तो ये आएगा कितना 600, तो यहाँ पे R और S वाली कंडीशन फेल हो रही है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया, फाइनल आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ देम इज आर करेक्ट। हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड, द एरिया ऑफ कट सरफेस इज डबल्ड। अगर सिलेंडर की हाइट डबल कर दें तो कर्व सरफेस एरिया डबल हो जाएगा, तो अपन को सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया देखना होगा, वो होता है 2πRH, ठीक है। अब बोला हाइट डबल कर दो, तो H को कर दो 2H, तो कर्व सरफेस एरिया डबल हो गया क्या, तो यस, ये 2 एक बाहर कर दो, तो अंदर क्या बचेगा 2πRH, तो पहले कर्व सरफेस एरिया 2πRH था, हाइट डबल होने से 2 टाइम्स हो गया, तो यस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल सॉलिड इज डबल्ड, इट्स टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 4-fold। हेमिस्फेरिकल सॉलिड का रेडियस डबल कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 4-fold। ये हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का पूरा टोटल सरफेस एरिया वो होता है 4πr², ठीक है। अब क्या कर दिया इन्होंने, रेडियस को डबल कर दिया, तो बस r की जगह 2r लिख दो और होल स्क्वायर करो, तो ये क्या बनेगा 4π 2r का होल स्क्वायर 4r², ठीक है। यहाँ पे भी अगर अपन 4 बाहर कर दें तो 4πr² बन सकता है, रीअरेंज करें तो दैट इज़ 4 टाइम्स, तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो गया, यस, तो दैट इज़ ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया हुआ है
if hemisphere and cone have equal base and equal heights, then ratio of CSA is 2:1. तो हेमिस्फेयर और कोन, तो ये अगर हेमिस्फेयर है और जो कोन है उन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है मतलब रेडियस सेम होगा, ठीक है। जो कोन की हाइट होगी वो भी रेडियस ही होगी, क्योंकि जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो कोन की हाइट ही है, तो सब कुछ आ रहे हैं यहाँ। तो हेमिस्फेयर कोन हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स, देन द रेशियो ऑफ CSA एरिया इज 2:1। तो अपन यहाँ पे देखें कि हेमिस्फेयर का CSA, हेमिस्फेयर का CSA ये है कर्व सरफेस एरिया बाहर, दैट इज़ 2πr², 4πr² का हाफ, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l, ठीक है। अब ये r है, ये r है, तो l क्या हो जाएगा r√2, तो 2πr² अपॉन πr, l की जगह रखेंगे अपन r√2, तो पाई से तो पाई कैंसिल, r² कैंसिल, ये बन रहा है रेशियो 2/√2। क्वेश्चन बोल रहा है 2:1, तो 1 तो नहीं है नीचे, दैट मीन्स C इज़ दी इनकरेक्ट, आंसर इज A and B ओनली, ठीक है। 4 persons आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men 2 women and 4 children। देखो मैन वुमेन चिल्ड्रन ये हमेशा डिफरेंट होता है, इनमें कुछ आइडेंटिकल वाली बात ही नहीं होती। द चांस दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of them आर चिल्ड्रन इज, तो अपन के पास 3 men 2 women और 4 चिल्ड्रन, मतलब 4 + 2 6, 6 + 3 9 लोग हैं, ठीक है, 9 लोग हैं अपने पास। अब 9 लोगों में से एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने और टोटल 4 लोग सेलेक्ट करने, सेलेक्ट 4 करने जिसमें से 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो ये 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने, तो 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो 4C2 वेज से, ठीक है। अब बचा 3 और 2 5, अब क्या बचा 3 और 2 5, अब इन 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, तो 5C2 × 4C2, तो 5C2 क्या बनता है 10, 4C2 क्या होता है 6, ये हो गया आपका फेवरेबल पार्ट। तो टोटल पार्ट क्या होगा, टोटल 9 लोग हैं, 9 में से कितने सेलेक्ट करने 4, तो 9C 4 से डिवाइड कर दो, तो 10 × 6 अपॉन 9C 4 9876 डिवाइड बाय 4321, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 2s 8 कैंसिल, 3 2s 6 कैंसिल, ठीक है। फिर ये आपका 2 3s 6 कैंसिल, 3 3s 9, तो ये आपका बना 3 × 7 21, 10/21, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, in 4 years an amount of 6,000 becomes 8,000 at a certain rate of simple interest. In what time at the same simple rate interest will an amount of 525 becomes 700? ठीक है, तो in what time at the same SI will an amount of 525 becomes 700? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो दिया है 6,000 रुपये जो है ना वो 8,000 हो जाते हैं, लेकिन होते कब हैं 4 साल में, तो इसका मतलब 2,000 रुपये नेट ऐड हो रहा है। और क्वेश्चन है SI का, 4 साल में 2,000 ऐड हो रहा है, मतलब 2,000 डिवाइड बाय 4 करते तो 500 रुपये पर ईयर इंटरेस्ट है, 500 रुपये पर ईयर इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 6,000, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R कि 6,000 रुपये 500 रुपये इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का, तो ये और ये कैंसिल, 5 12 60, R की वैल्यू आ गई 1/12, ठीक है, ये आ गया 1/12। इन वॉट टाइम एट द सेम SI अमाउंट 525 बिकम्स 700, तो 525 700 हो जाता है, तो 525 में क्या ऐड करें कि 700 हो जाए,
क्या ऐड करें 175, तो वो क्या होगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट वैल्यू पता है, पूछा क्या है टाइम, प्रिंसिपल क्या है 525, तो 525 का 1/12 कितने टाइम में 175 हो जाएगा, टाइम निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को यही करना था कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 1/12 कितने टाइम में 175 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो 175 और 525 कैंसिल होंगे, तो ये किससे कैंसिल होंगे 25 4 5 6 7 और 25 20 21 7 3 21 3 4 टी इज़ 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टी आ जाएगा 4/7, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन alloy A and B are in the ratio 3:4 and 5:9 respectively. If A and B are taken in the ratio 2:3 and melted to form a new alloy C, then the ratio of copper to zinc in C. A alloy में 3:4 में कॉपर और जिंक प्रेजेंट है, और B alloy में 5:9 में कॉपर और जिंक प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपन को गिवन है, तो ये अपन को क्या गिवन है, कॉपर और जिंक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने ए और बी को 2:3 में मिक्स कर दिया, इसका 2 पार्ट लिया है, इसका 3 पार्ट लिया है, और फिर इसको मिक्स करने के बाद एक अलॉय बनता है दैट इज सी, उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो पूछा है, क्या होगा। तो क्लियर है, ये अपन एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास इंडिविजुअल कॉपर पता है, दोनों इंडिविजुअल एलॉयज़ के, और दोनों के रेशियो। जब दो चीज़ें मिक्स होती है रेशियो पता है, ग्रुप्स की इंडिविजुअल चीज़ें पता है, लगाना ही एलिगेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दो सीधे से कि अपन को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ए अलॉय में कॉपर है 3/7 3/7 3 + 4, और बी अलॉय में कॉपर है 5/14। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले कंपेयर कर लेना किस में ज़्यादा है कॉपर पे लगा रहा हूँ मैं एलिगेशन, तो यहाँ पे इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, 3 2 = 6/14 5/14, तो 6 5 से ग्रेटर है, मतलब ए में ज़्यादा कॉपर है, तो ए यहाँ आएगा। ठीक है, और बी यहाँ आएगा। ठीक है, ए अलॉय अपन यहाँ रखेंगे, बी अलॉय का कॉपर यहाँ रखेंगे, और यहाँ हम रखेंगे मिक्सचर का कॉपर। तो ए का कॉपर कितना है 6/14, बी का कॉपर है 5/14, और ए और बी को 2:3 में मिक्स किया है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये रेशियो बताओ क्या होगा, इससे आएगा कॉपर। अब मैंने एक एलिगेशन के सेशन में एक पॉइंट बताया था, जब ये बीच वाला पार्ट निकालना हो तो वेटेड एवरेज लगा देना। तो अपन यहाँ पे सीधे बता सकते हैं कि कॉपर का वेट मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में तो 5/14, इसका 3 पार्ट, 6/14, इसका 2 पार्ट, डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, ये आएगा कॉपर अपॉन टोटल, किस में, मिक्सचर में, या फिर आपका ये सी एलॉय में। तो 5 3 = 15, 6 2 = 12, 15 + 12 अपॉन 14 × 5, सी अपॉन टोटल, 15 10 25 27/70, सी अपॉन टोटल। तो कॉपर टोटल में, कॉपर 27 यूनिट है 70 में, तो कॉपर अगर 27 यूनिट है टोटल में, तो 27 चमकता हुआ तो एक ही आंसर दिख रहा है। अब 70 में से 27 हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक। तो जिंक कितना हो गया 70 - 27, 50 - 7 विल बी 43,
तो कॉपर है 27, जिंक है 43, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर इज 183। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली देन द सम ऑफ मनी इज। यहाँ पे अपन को ये चीज़ नोटिस करनी है कि CI और SI का 3 साल का डिफरेंस कंपाउंडेड सेमी एनुअली में पूछा है, ठीक है, या फिर हाफ ईयरली। अपन ने मोस्टली कॉन्सेप्ट इनके जो डिफरेंस के पढ़े हैं वो कंपाउंडेड एनुअली के देखे। तो इस केस में या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रिंसिपल खुद से एज्यूम करके यूनिटरी मेथड लगाओ और CI का और SI का डिफरेंस निकालो। जैसे यहाँ पे अपन को पता है कि रेट क्या है 10%, तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है और टाइम है 1.5 ईयर्स, तो टाइम कितना है 6 मंथ्स इंटू 3, 18 मंथ्स। ठीक है, टाइम है 18 मंथ्स, 1.5 ईयर्स। तो हर 6 महीने पे 10% साल भर का है, तो हर 6 महीने पे 5% लगेगा। अब 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक है, तो 5% इज़ 1/20। अब यहाँ तो आप प्रिंसिपल को एज्यूम कर लो 20 का मल्टीपल, उससे SI और CI के कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर अपन ने प्रिंसिपल ले लिया 20 का मल्टीपल एट से 200 रुपये, ये एज्यूम कर लिया। तो अब आपका 200 रुपये पे 1/20 ऑफ, यहाँ पे आप SI लिख रहे हो और यहाँ पे आप CI लिख रहे हो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है, फर्स्ट ईयर का SI 1/20 ऑफ 200 दैट इज़ 10। तो SI तो हर साल कांस्टेंट होता है, तो ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, तो ये आ गया 30। फर्स्ट ईयर का SI CI सेम होता है 10। अब 10 को आपको कितना बनाना है, 1/20 ऑफ 200। ठीक है, तो ये हो गया 10। अब 10 को अपन को कितना बढ़ाना है, इंटरेस्ट कितने रेट से बढ़ेगा 5% से, तो इसका 5% निकाल लो। तो 10 का 5% क्या होगा, 10% 1 है, तो 5% क्या होगा 0.5। नेक्स्ट हो गया 10.5। अब इसको 5% बढ़ा दो, तो इसका 5% निकालना पड़ेगा, 5% ऑफ 10.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और बचा कितना 1, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और ये आपका नीचे क्या है 100, तो ये 2 डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.525। तो मतलब ये हो गया 10.5 में 0.525 ऐड हो रहा है, तो 525 और 0.5 अगर अपन ऐड करते हैं तो ये आएगा 5 2 10 1.025। तो ये हो जाएगा 10 + 1 11 11.025। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 10 और 10 20 और 10 30 31.025। अब यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है 1.025 का। तब प्रिंसिपल कितना है 200। क्वेश्चन ने बोला 183 डिफरेंस है, तो 183 में प्रिंसिपल क्या होगा, ये मेथड बोल रहा हूँ। ठीक है, 200/1025 इंटू 1000 इंटू 183। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को, ये कितना होगा। ये कितना आएगा, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव हो गया, मतलब 25 से कैंसिल करने से अच्छा 8 9 3 12।
ये टोटल 0.525 होगा, यहाँ गलती है। इसका टोटल करेंगे तो 10, 20, 30, 31 पॉइंट 525, यस। 30 और 31 का डिफरेंस कितना आएगा? 1.525। तब प्रिंसिपल कितना है? 200। जब डिफरेंस होगा 183, तब क्या होगा? 200/1525 इंटू 1000 इंटू 183, ठीक है। ये हो जाएगा सॉल्व। 25 4 25 6 1, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18। 61 में क्या मल्टीप्लाई करें? 183 आए 3, है ना। और ये आ गया 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24,000। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। क्लियर। और इसका ऑल्टरनेटिव तरीका ये है, कि आप ऑप्शन से जाके SICI ब्रेक करो, तो इतना डेसिमल कैलकुलेशन आएगा नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन 24,000 को देखें, तो 24,000 का अगर अपन 5% देखें तो 10% कितना है इसका? 2400। तो 5% होगा 1200। तो 1200, 1200 और 1200, ये 3 SI हो गए आपके 3600। तो फर्स्ट ईयर का CI होगा 1200, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको आप 5% बढ़ा दो, तो 1200 का 10% है 120, 120 का 5% हो जाएगा 60, तो ये 1260 हो जाएगा। क्योंकि अपन को ये 5% इंक्रीज़ करना है। आर अपना 6 मंथ्स में 5% है, तो 1200 का 10% 120 है, तो 5% होगा 60, तो इसमें 60 ऐड हो जाएगा। अब इसमें 5% ऐड करो, तो इसका 10% है 126, 5% इसका भी हाफ होगा 226, तो ये हो जाएगा 63। तो 1260 में 1260 और 60, तो ये हो जाएगा 1320, 1323। इसको ऐड कर लो, तो ये कितना आ रहा है? 3, 6 + 2 8, 2 + 2 4 + 3 7, और ये आ गया 3। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट डिफरेंस दिख रहा है। 3600 और 3783 में डिफरेंस कितने का है? 4 और 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 183 का डिफरेंस, दैट इज़ 183 का डिफरेंस है। यही क्वेश्चन में गिवन था, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, if a plus b is 2c, then the value of a upon a minus c plus b upon b minus c is। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है a plus b 2c है, और वी कैन से दैट a plus b का हाफ इज c। तो इसको देख के आपको क्लिक होना चाहिए कि a c b a p में, बिकॉज c आपका क्या है? अरिथमेटिक मीन है a b का। तो आपको कोई भी एक a p बनानी है और सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। तो आपको लेना है 2, 4 और 6, ठीक है। और ये उठा के वैल्यू इसमें रख दो। a की वैल्यू है 2, a माइनस सी 2 - 6 -4 प्लस b दैट इज 6 अपॉन b माइनस सी 6 - 4 2, 2 2 ज़ा 4, तो -1/2, ठीक है। और ये 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा 6 -1 5। कहाँ पे? 2 4 6 a अपॉन a माइनस सी। अरे हाँ, तो a c b सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो a हो गया आपका 2, a माइनस सी 2 - 4 -2 प्लस b की वैल्यू आपकी 6
क्या a माइनस सी है ना, तो 2 माइनस 4 क्या होगा, b की वैल्यू आ गई 6 और b माइनस सी क्या होगा 6 माइनस 4 2, तो ये हो गया -1, ये हो गया 3, 3 माइनस 1 प्लस का 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, A speaks truth in 75% cases, B in 80% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in narrating the same incident? तो A का ट्रुथ 75% चांसेस है बोलने का, मतलब 3/4, तो झूठ बोलने के उसके चांसेस हैं 1/4। B का ट्रुथ बोलने का परसेंटेज है 80%, मतलब ये हो गया 4/5, तो झूठ बोलने का चांसेस है 1/5। अब कितने केसेस में दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो फेवरेबल केसेस है कि ए सच बोले बी झूठ बोले, या फिर ए झूठ बोले बी सच बोले, तो इसी केस में ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी है। कॉन्ट्राडिक्ट से तब हो सकता है एक ट्रुथ एक लाई और एक लाई एक ट्रुथ। ए अपन को पता है, दैट इज़ 3/4 ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी, बी के झूठ की प्रोबेबिलिटी पता है 1/5, ए के झूठ की प्रोबेबिलिटी पता है 1/4, बी के सच की प्रोबेबिलिटी पता है 4/5। 4 5 सेम है, 4 4 मत कैंसिल करो यहाँ, 4 4 मत कैंसिल करना, 4 5 4 5 दैट इज़ 20 एंड 3 + 4 7, 1/20 इज़ 5% इंटू 7 दैट इज़ 35%, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 999 1/7 + 999 2/7 + 999 3/7 + 999 4/7 5/7 6/7 इक्वल टू, भैया सब 999 है, हमेशा इसे मिक्स फ्रैक्शन का पहले इंटीग्रल पार्ट ऐड कर दिया करो। तो 999 यहाँ पे कितनी बार है, 6 बार, ठीक है, प्लस 999 6 बार है यहाँ, तो 6 बार ऐड होगा, और 1/7 फ्रैक्शन पार्ट अलग ऐड होंगे, 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7। तो इस सबका एलसीएम तो अपन को दिख ही रहा है 7, तो 6 + 5 11 15 18 20 21 21/7 दैट इज़ 3, तो ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट, तो पूरा आंसर 3। 999 इंटू 6 करना है तो 1000 इंटू 6 कर लो, तो आएगा 6000, 6000 में से 6 हटा दो तो ये आएगा 5994, 5994 + 3 इज़ 5997, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो इसको अपन क्या लें, 999 को 1000 लेके कर लो, तो 6000 आएगा, 6000 में से फिर 6 कम कर दो, 5994। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, मैच दी लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ फिगर्स हैं, लिस्ट 2 में कुछ फिगर्स हैं, कुछ आपस में इक्वल है, वो अपन को देखना है। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें सबसे इजी वाला पहले पिक कर लो, ये डेसिमल तो नहीं, अपन जैसे 60% ऑफ 264, 60% होता है 3/5, तो ये 264 तो 5 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और इसको अगर अपन देखें तो 3/5 ऑफ 264, तो 5 5s are 25, 1 5 2s are 10 और रिमाइंडर इज़ 4, 5 8s are 40, ठीक है। 3 × 52, 3 8s are 24, 3 2s are 6 7 8, 3 5s are 15, 158.4, ठीक है। तो 158.4 किसका हो सकता है, ये इसका 20%, इसका 10% ही 687 है, तो ये तो 158 कभी नहीं हो सकता। इसका 58% अप्रॉक्स करेंगे तो 400 कुछ आएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसका 10% करते हैं तो 105 आएगा, ठीक है, और 5% करते हैं तो 50, तो ये शायद लगभग आसपास है। और इसका अगर अपन 8% निकालते हैं तो 8 × 48, तो 8 4 8 या 30, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ए वाला थर्ड से जाके मैच हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो
ए तो थर्ड से मैच हो रहा है क्योंकि अपन ने ये ए वाला पार्ट देखा 158.4 है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। ये 8 इंटू 48 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 300 क्रॉस कर जाएगी, तो ये वाला 150 के आसपास है, तो ए तो 3 से मैच हो रहा है, तो आपके 2 ऑप्शन आउट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट डुएबल अगर अपन यहाँ पे देखें तो 550% ऑफ 250 देखें अपन, क्योंकि यहाँ पे अपने पास देखें, ये इसलिए देख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे डी का 2 है और यहाँ डी का 1 है, तो इन दोनों में से पता चल जाएगा सही कौन है। 550% मतलब 250 से भी ऊपर की वैल्यू, तो 550% ऑफ 250। ठीक है, तो ये 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5500/4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ये 3 4 7 ज़ा 28, तो 1375। अब 1375 कहाँ मिल रहा है अपन को? 20% अगर इसका निकालते हैं तो 10% 687 है, तो इससे तो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि अपने पास डी के लिए 2 ऑप्शन है, 2 और 1, तो इनसे ही चेक करना है बस। ठीक है, तो डी का 1 होगा या 2 होगा, तो 687.5 का 20%, 10% ही 687.5 है, और 20% तो 687 से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 687.5 और 687.5 इसको ऐड करते हो तो ये आपका 10 4 5 16 17 137.5 ये मैच हो गया, तो डी की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी का 1 है। तो डी 1 और 2 में से कोई एक होना था, डी 1 मैच कर रहा है तो यही आंसर होगा, बाकी देखने का मतलब नहीं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossings change after every 48, 72 and 108 second respectively. They all change simultaneously at 8:20 hours. When will they again change simultaneously? तो फर्स्ट टाइम 8:20 पे चेंज हुई थी, सेकेंड टाइम कब चेंज होंगी ये निकालना है, और एवरी टाइम एवरी इंडिविजुअल टाइम अपन को दिया है 48, 72 और 108, तो 48, 72 और 108 इनका आपको लेना है एलसीएम कि नेक्स्ट टाइम ये साइमल्टेनियसली कब चेंज होंगी एक साथ। तो 108 का एलसीएम ले लोगे आप, तो 108 का एलसीएम क्या आएगा? 54 इंटू 2 9, 27 इंटू 2, तो 27 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 108 है। अब 72 क्या होता है? 9 इंटू 8, तो एक 2 और चाहिए। ठीक है, 9 इंटू 8, और 48 होता है 16 इंटू 3, तो 3 तो है 16 नहीं है, तो एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 क्यूब और 2 की पावर 4, ये आपका एलसीएम है। ये एलसीएम आ गया आपका तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, तो 16 इंटू 27, ये आपका आएगा क्या? सेकंड्स में। अपन के पास ऑप्शन मिनट्स और सेकंड्स दोनों में, तो अपन डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो ये आएगा आपका कितना? 4 4 ज़ा 16, 4 15 ज़ा, और इसको डिवाइड करोगे 4 7 ज़ा 3 से कैंसिल करोगे तो 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 36/5, दैट इज़ 5 7 ज़ा 35, 1, दैट इज़ 7.2 मिनट्स। 7 मिनट 0.2 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएंगे 12 सेकेंड। तो मतलब ये हो गया आपका 7 मिनट 12 सेकेंड। सो दैट इज़ 8:20 के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड विल बी 8:27 12 आवर्स। क्लियर? देखो नेक्स्ट, फ्रॉम द 4 corners of a rectangular sheet of dimension 25/20, square of side 2 centimeter is cut off from 4 corners and a box is made. The volume of the box is, तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर शीट है 25/20 की,
उसके कॉर्नर्स कट करते हैं साइड 2 सेंटीमीटर के, तो स्क्वायर सेंटीमीटर के कॉर्नर्स कट होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के आप कॉर्नर्स कट करते हैं, तो ये 2 के आप कॉर्नर्स कट करके, ठीक है, तो ये पूरा स्क्वायर है, ये कॉर्नर कट करते हैं और फिर इससे क्या बनाते हैं अपन, बॉक्स। तो जब ये कट हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सब 2 है और ये फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड होगा, ये फोल्ड होगा, ये फोल्ड होगा और ये फोल्ड होगा। तो ये जो बॉक्स में जब आप ऊपर फोल्ड करोगे तो आपकी बॉक्स की हाइट बनेगी 2 सेंटीमीटर, हाइट बनेगी बॉक्स की 2 सेंटीमीटर, जो कट मारा है आपने स्क्वायर के लिए, ये हाइट हो गई। अब यहाँ से आपने 2 के कट मारे थे, तो यहाँ पे जो विड्थ है वो 4 यूनिट कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 20 में से ये 2 और 2 4, 20 - 4 16, और ये 25 है, इसमें से 2 और 2 कट हो जाएंगे, 25 - 4 दैट इज़ 21। तो आपकी ये बॉक्स की लेंथ होगी, ये बॉक्स की विड्थ होगी और हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो 21 × 16 × 2 ये आपका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो 21 × 32, तो यूनिट डिजिट 2 है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो 1 × 2 2 2 2 ज़ा 4 + 3 7 2 3 ज़ा 6 6 72, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? नेक्स्ट, 2 ships are sailing in a sea on the 2 sides of a lighthouse. The angles of elevation of the top of a lighthouse as observed from 2 ships are 30 and 45 respectively. If the lighthouse is 100 meter high, the distance between the 2 ships is approximately. तो यहाँ पे अपन को क्या दिया है कि लाइट हाउस ये है लाइट हाउस। ठीक है, ये लाइट हाउस है, इसकी हाइट दी हुई है 100 मीटर। एक शिप यहाँ से अप्रोच करती है उसको, एक शिप यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 साइड्स, 2 साइड से अप्रोच कर रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस इज़ 30, तो एक का 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक का 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। डिस्टेंस बिटवीन दी 2 शिप्स, ये डिस्टेंस आपको बताना है अप्रॉक्स। ठीक है, तो भैया ये लाइट हाउस जो है इसकी हाइट अगर 100 मीटर है तो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो परपेंडिकुलर और बेस लाइन दोनों सेम होंगी। तो ये 100 है, तो डी इस पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूँ x, तो x से लेके S2 तक की लेंथ आपकी 100 मीटर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 10 30 और लगा लो, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर अपन 10 30 लगाते हैं तो 10 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपन मान लेते हैं x, तो परपेंडिकुलर 100 है, बेस है x, तो 10 30 कितना होता है 1/√3 और ये 100/x, x आ गया 100√3। x 100√3 है और ये 100 है, डिस्टेंस पूछा है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया अपना 100√3 + 100, 100 कॉमन ले लो, √3 + 1, तो 100 1.732 √3 होता है +1, सो 100 × 2.732। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो दैट इज़ 273 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, इफ x³ + y³ इज 468, x + y is 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + y⁴। a³ + b³ 468 है। a³ + b³ की आइडेंटिटी होती है, क्योंकि अपने पास x + y अवेलेबल है, a³ + b³ हो जाएगा a + b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई तो अपन को दिख ही रहा है, 12 दिया है। एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 12। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। तो इसको अपन ने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 468। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई इक्वल टू, उसको 12 से डिवाइड कर दो तो 12 3 ज़ा 36, और ये कितना होगा, थर्टी सिक्स, 4 और 6 10 है ना, 12 9 ज़ा 39, 12 9 ज़ा 108। अब x प्लस वाई पता है क्या, x प्लस वाई क्या है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 3x वाई इक्वल टू 39, 3x वाई हो जाएगा 144 माइनस 39, तो ये हो गया कितना 40, 39 5 105 3x वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी 35। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब निकालना क्या है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। x की पावर 4 को लिख सकते हैं ये, और y की पावर 4 को लिख सकते हैं ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, x प्लस वाई कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2x वाई कितना है 35, ये होल स्क्वायर लगा दो, माइनस एक्स वाई कितना है 35, 35 का स्क्वायर 144 माइनस 70 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 74 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 3 4 ज़ा 12 1225 इंटू 2। अब 75 का स्क्वायर 74 का स्क्वायर 1225 इंटू 2 तो 2400 2450 माइनस 74 का स्क्वायर क्या होगा 74 का स्क्वायर चाहिए, 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 28 2 ज़ा 56 प्लस 1 57, 7 ज़ा 49 प्लस 5 54, 5476 माइनस 2450, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 2 इज़ 3, 3026 ऑप्शन डी। आ गया समझ में। ऑल्टरनेटिव मेथड, अज्यूम दी वैल्यू अपने पास है x प्लस वाई 12 है, ठीक है, तो इसको 5 इसको 7 लेते हैं अपन हिट एंड ट्रायल से, 5 प्लस 7 12 होता है। अब अपन ये चेक करें ये मैच हो रहा है कि नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 468, तो 5 का क्यूब इज़ 125, 7 का क्यूब 343, 343 प्लस 125 होता है आपका 468। तो मतलब क्लियर हो गया कि x 5 है और y 7 है। तो आपको x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 निकालना है, तो 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4 निकालना है। तो 5 की पावर 4 क्या होता है
25 का स्क्वायर 625, तो 7 की पावर 4 क्या होता है 2401, यही होता है ना। 2400 और 600 3026, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, सिर्फ इवन बनाना है, तो आपके पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5। इवन नंबर बनाने के लिए आपको 2 और 4 लेना होगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, आइदर 2 और 4। अगर आपने 2 यूज़ कर लिया तो आपके पास बचे 1 3 4 5, 4 डिजिट्स बचे हैं, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। लेट से आपने 3 यूज़ कर लिया, अब आपके पास बचे 3 डिजिट, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो 3 इंटू 4 इंटू 2, 12 2 ज़ा 24, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अरेंज दी फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर पेरीमीटर। अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 36, पेरीमीटर का अरेंजमेंट करना है अपन को। एक स्क्वायर का एरिया 36 है, तो उसकी साइड क्या होगी, एरिया 36 है तो साइड क्या होगी 6 इंटू 6, मतलब साइड होगी 6 यूनिट। साइड 6 यूनिट होगी तो पेरीमीटर क्या होगा 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर चाहिए। इक्वल ट्रायंगल विथ साइड 9, इक्वल ट्रायंगल तीनों साइड 9 है, पेरीमीटर क्या बनेगा 9 इंटू 3 27 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल विथ लेंथ 10, एरिया 40, तो ये तो दिख ही रहा होगा भैया कि भैया लेंथ 10 है, एरिया 40 है, तो विड्थ को क्या लेना पड़ेगा 4, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 10 प्लस 4 14, 14 2 ज़ा 28, तो ये लेंथ आ गई 28। इतने में ही देख लो पहले क्या क्या अवेलेबल है अपने पास। अपन को क्या चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। अभी मेरा आंसर होना चाहिए सी के बाद बी, बी के बाद ए, तो इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें भी है, ये दो में से कोई एक आंसर है। अब सी भी है, यहाँ पे भी है, सी भी है, यहाँ पे भी, तो फाइट इन दोनों की चल रही है ए और डी, ठीक है। सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7, सर्कल का सरकमफ्रेंस इंटू 4, 8 इंटू 22/7, तो ये 8 इंटू 7 3 ज़ा 21, बचेगा 1, 7 1 ज़ा 7, 8 3 ज़ा 24, तो ये तो ग्रेटर देन 24 वैल्यू है, तो मतलब जो डी है वो ए से ग्रेटर है, ठीक है। डी ए से ग्रेटर है क्योंकि ये वैल्यू 24 से ऊपर है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, 40 men can complete a work in 48 days, 64 men started and did the same work for x days. After x days 32 men increased, so the remaining work is completed in 16 2/3 days. Then the value of x is 40 men can complete a work in 48 days, ये पूरा टोटल वर्क हो गया। हर एक मैन की एफिशिएंसी अपन 1 यूनिट लेके चल रहे हैं, मतलब कांस्टेंट एफिशिएंसी। 64 मैन स्टार्टेड एंड डिड द सेम वर्क फॉर एक्स डेज, 64 वर्कर्स ने स्टार्ट किया और एक्स डेज वर्क किया, तो मैन इनटू टाइम इज टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है, ठीक है, ये टोटल वर्क है। 64 मैन ने स्टार्ट किया और एक्स डेज वर्क किया। आफ्टर एक्स डेज 32 मैन इंक्रीज, इसके बाद 32 मैन इंक्रीज हो जाते हैं, 2 और 3 इसमें ऐड कर दो, तो 4 + 2 हो गया 6, 6 + 3 हो गया 96 लोग हैं हम। सो द रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 16 2/3 डेज। अब इन्होंने रिमेनिंग वर्क 16 2/3 डेज में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये सेकेंड ग्रुप, ये पहला ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप ने एक्स डे वर्क किया, सेकेंड ग्रुप ने 16 2/3 डेज वर्क किया, टोटल मतलब ये रिमेनिंग काम किया। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 64x 96, 16 3 ज़ा 48 + 2 50/3, 3 3 ज़ा 9 32, 48 × 4
4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 192, 1920. 32 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 1600. हाँ, प्लस 64x 1920. 1600, 320, 320 इक्वल टू 64x. x की वैल्यू हो गई 320/64. तो 16 4 64, 16 2 ज़ा 30, x की वैल्यू आ गई 5. ऑप्शन है. ठीक है, देखो नेक्स्ट. इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 3, वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा. अपन को दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. 3 साइन माइनस साइन हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये 3 लेफ्ट में जाएगा 4 कॉस थीटा. 2 इंटू 2 4, तो मतलब ये आ गया अपना साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा. ठीक है, निकालना क्या है, साइन 4 माइनस कॉस 4. साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी. ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है. बचा अपना ये वाला पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी. ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे को पता है साइन थीटा है 2 कॉस थीटा के बराबर, उठा के यहाँ रख दो. साइन थीटा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा. 2 कॉस प्लस 1 हो जाएगा 3 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा. 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, तो ऑप्शन सी लग रहा है मेरे को, क्योंकि 3 तो वहीं प्रेजेंट है. बट क्या गारंटी है कि वो 1/5 होगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना. तो इसके बाद जो मास्टर स्टेप है वो ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, और वो निकलेगा तुम्हारा बेसिक आइडेंटिटी तुमको पता होनी चाहिए, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है. तो भाई साइन थीटा की जगह रख दो 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ही तो चाहिए. 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5. अब ये यहाँ पे रख दो, तो ये 3 इंटू 1/5 इज 3/5. ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी. ठीक है, तो ये वाला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपके एंड में क्या बच रहा था, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको चाहिए, तो ये आइडेंटिटी लगा दो बेसिक, और सब्स्टिट्यूशन लगा दो इसका. आगे समझ में. नेक्स्ट, 3 numbers A, B and C, they are such that A is 40% less than B, C is 40% of the sum of A and B. The difference between A and B is what percentage of C? A is 40% less than B का reaction should be A is 60% of B. 40% कम है ना, तो 60% तो है वो. तो A is 3/5 of B.
और वी कैन से दैट a by b इज 3/5. क्लियर. अब यहाँ पे दिया है c इज 40%, दैट इज 2/5 ऑफ a एंड b, सम ऑफ a एंड b. ठीक है, तो a और b तो हमें पता है, 5 + 3 8, उठा के यहाँ रख दो. 2/5 ऑफ a प्लस b, a ले लो 3, b ले लो 5, दैट इज 8. तो c आ गया अपना 16/5. तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन a एंड b. a और b का डिफरेंस कितना है, 5 - 3 2. डिफरेंस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ c, 16/5. ये डिफरेंस a और b का c का कितना परसेंटेज है, तो 2 8 जा 16, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5/8. 5/8 इज 62.5%, दैट इज ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट, let x be the least number which when divided by 8, 12, 20, 28, 35 leaves a remainder of 5 in each case, then the sum of digits of x is. चलो नेक्स्ट, let x be the least number. अपन को which when divided by 8, 12, 20, 28, 35 leaves a remainder of 5 in each case, sum of digits of x. तो least number which when divided by n, which when divided by 8, 12, 20, 28, 35 leaves the same remainder of x, नहीं leaves the same remainder, let's say k in each case, और वो k अपन को दिया हुआ है 5. तो n ऊपर है न्यूमरेटर में, तो ये क्वेश्चन कौन से मॉडल का है, LCM मॉडल का. ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, वो लीस्ट नंबर. तो n वो यहाँ पे क्वेश्चन ने x दिया है, x हो जाएगा LCM ऑफ 8, 12, 20, 28, 35 प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर 5. इसका एलसीएम निकाल लोगे 8, 12, 20, 35 का, तो 35 उठा लो. 35 इज 5 × 7. नेक्स्ट 28, 7 × 4 होता है, तो 2 स्क्वायर लगा दिया. नेक्स्ट 20, तो 5 × 4 ऑलरेडी अवेलेबल है. 12, 4 × 3 8, उसके लिए एक और 2 चाहिए. ठीक है, तो ये बनेगा आपका 8 3 ज़ा 24 × 5 120 × 7 12 7 ज़ा 84 840 + 5, तो नंबर आ गया अपना 845. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स. तो डिजिट्स का सम कर लो, 5 + 4 9, 9 + 8 17, दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट, a car owner buys petrol at the rate of 17, 19 and 20 rupees per liter respectively for 3 consecutive years. Compute the average cost per liter if he spends 6460 per year for the 3 consecutive years. तो 3 consecutive years में पेट्रोल का रेट अपन को गिवन है, दैट इज 17 रुपये, 19 रुपये और 20 रुपये पर लीटर. A car owner spends 6460 per year. एक्सपेंडिचर तीनों साल 6460 है. ठीक है, तो आपको बताना है एवरेज कॉस्ट पर लीटर. तो कॉस्ट तो टोटल उसने कितनी स्पेंड कर दी है, 6460 3 टाइम्स 3 साल तक. फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर 6460 पर ईयर स्पेंड किया है. तो टोटल कॉस्ट स्पेंड किया है, बट टोटल लीटर क्वांटिटी और निकालनी है. अब क्वांटिटी कैसे निकलेगी, क्वांटिटी निकालनी है. 6460 रुपये एक साल में खर्च करें, 17 रुपये लीटर रेट था, तो 6460 को आप 17 से डिवाइड करोगे, 6460 को आप 19 से डिवाइड करोगे, 6460 को आप 20 से डिवाइड करोगे. तो 17,351. ठीक है, और 9 और 4 15. 17 के टेबल में 156 आता है क्या, तो 17, बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है. 646/0, 17 × 3 51, और आपका बचेगा 9
नहीं 9 और 4 13, 17 इंटू 136 आता है क्या 17 के टेबल में? 8, तो ये हो गया 380। अब 19 3 ज़ा 57, 57 और 3 और 4 7, 19 4 ज़ा 76, 19 4 76 होता है ना, तो ये हो गया 40। ये और ये कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आ गई टोटल क्वांटिटी लीटर्स में। तीन सौ, 600, 900, 900 और ये कितना हो गया 80 और 40 120, 1020, 1020, 1040, 1043 टोटल। अब इसको डिवाइड करना है आपको टू गेट द एक्चुअल वैल्यू। तो कैसे डिवाइड करें भाई? 4 और 3 7, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअल। या तो ये हो सकता है कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 3 6 ज़ा 18, 19380। अब इसके बाद ऑप्शन यूज़ कर लो, यहाँ तो 1043, 1043 में 18 इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन 18 में, एक ऑप्शन है 19 और 21 में। इनको चेक लगाओगे तो एक बार में दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आंसर इसके आसपास या इससे ऊपर चला गया तो 1043 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। तो फिर आप उसको चेक करोगे तब आपको समझ में आएगा आंसर क्या है। क्या आ रहा है ये मल्टीप्लाई कर दो, 1043 इंटू 18, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। कितना आ रहा है ये? 19 मतलब 19,380 से लेस ही आ रहा है ना, तो मतलब ये दोनों आंसर हो सकता है। तो अब वो कैलकुलेशन पार्ट देख लेना तुम लोग, इसको सॉल्व करोगे आंसर इन दोनों में से ही आएंगे, क्योंकि अगर 18 में अगर ये इसके अंदर है तो 19 और 21 में ये इसके ऊपर चला जाएगा 19380, तो आपका आंसर ऑप्शन बी आएगा, चेक कर लेना। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव था, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, तो अटेम्प्ट करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज़ 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। Article A was sold at 10% loss and Article B was sold at 25% profit. If the overall profit earned after selling both the article is 4%, what is the cost price of Article B? तो इस पे लगा दो एलिगेशन। ए आर्टिकल पे 10% का लॉस है, -10। बी आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट है, +25। ओवरऑल प्रॉफिट आपका 4% है, ये लिख दिया अपन ने यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे दिया है ए की कॉस्ट 200 ज़्यादा है बी से, तो बी की कॉस्ट अगर x है तो इसकी x + 200 है। अब ये आप सॉल्व कर सकते हो रेशियो निकाल के, 25 - 4 दैट इज़ 21, और 4 माइनस का -10, तो 4 माइनस का -10 हो गया आपका 14, और ये होगा इससे प्रोपोर्शनल। तो x + 200, 25 - 4 क्या था 21, इसके सामने आएगा, और x के सामने क्या आएगा 14, 14 प्रोपोर्शनल टू x। इसको सॉल्व करके x निकाल लो। x क्या है? x है बी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, तो 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 2x + 400 = 3x, x इज़ 400, ये आपका आंसर है। दैट इज़ ऑप्शन बी। बी आर्टिकल का प्राइस पूछा था अपन ने, x मान लिया था, आंसर इज बी। देखो नेक्स्ट,
ये कुछ एक्सप्रेशन दिया है, इसको एक्चुअल सिंप्लीफाई मत करना वैल्यू लेके। 4.53 दिख रहा है अपन को पूरे एक्सप्रेशन में, 4.53, 3.07 दिख रहा है और एक 2.15 दिख रहा है। सारे एक्सप्रेशन में बस ये 3 वैल्यूज़ ही हैं, ठीक है। तो अपन इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, बस। अब इनका कोई काम नहीं है, अब ये उठा के यहाँ रख दो। 4.53 माइनस 3.07 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 3.07 माइनस 2.15 मतलब बी माइनस सी, 2.15 माइनस 4.53 मतलब सी माइनस ए। बस एक्सप्रेशन बनाना है आपको, ये माइनस ये तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन इसका डिफरेंस क्या होगा, सी माइनस ए, इसका डिफरेंस होगा ए माइनस बी, और लास्ट है आपका सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी, और ये होगा आपका बी माइनस सी, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम करना था इसमें, एक बार ये ले लिया, उसके बाद अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो इसका एलसीएम दिख ही रहा है आपको, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बी माइनस सी माइनस ए कॉमन है, ए माइनस बी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। सी माइनस ए माइनस बी डिनोमिनेटर है, तो ये इसका बी माइनस सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस सी का क्यूब। ए माइनस बी माइनस सी ये दोनों हैं, तो सी माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी माइनस ए का होल क्यूब। यहाँ तक समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक? अब अपन यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको मैं ले लेता हूँ x, इसको मैं ले लेता हूँ y, इसको ले लेते हैं z। तो ये x है, ये y और z है, मतलब मेरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। और एलजेब्रा में एक प्रॉपर्टी होती है दैट इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ ज़ीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज़ 3xyz। सुना होगा या देखा होगा, ठीक है, 9th क्लास की आइडेंटिटी है। तो मेरा ये देखो x a माइनस बी है, y मेरा b माइनस सी है और z मेरा c माइनस ए है। इन तीनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये मेरा ज़ीरो आ रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरा आंसर है 3xyz अपॉन xyz। तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया, आंसर इज 3, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ए 2 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ज़ीरो होगा, ठीक है। इसको मान लो k, तो 2 की पावर x अगर k है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/x, टेकिंग 1/x पावर ऑन बोथ दी साइड। 3 की पावर y k है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/y, और 6 की पावर माइनस z अगर k है तो 6 की वैल्यू हो जाएगी z अपॉन 1 अपॉन माइनस z, सॉरी k अपॉन माइनस k की पावर 1 अपॉन माइनस z, ठीक है। अब अपने पास लेफ़्ट साइड का रिलेशन दिख रहा है, 2 3 6 है अपने पास, तो 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है। तो 2 अपने पास क्या है, k की पावर 1/x, 3 अपने पास है k की पावर 1/y, 6 की वैल्यू k की पावर 1 अपॉन माइनस z,
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/x प्लस 1/y, और ये -1/z। अब अपन इसमें देख सकते हैं दोनों ये इक्वेशन अगर सेम है, लेफ़्ट साइड राइट साइड के सेम है, बेस भी सेम है, तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, -1 साइड राइट साइड में जाएगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो रहा है सेटिस्फाई। इतनी मेहनत करके आप बस ये देख लो कि अपना A 100% करेक्ट है। ऑप्शन बोल रहा है सिर्फ B करेक्ट है, तो ये गलत है, सिर्फ B बोल रहा है वो। ये बोल रहा है B और C करेक्ट है, A है ही नहीं इसमें, तो ये आउट हो गया। ये बोल रहा है A और B दोनों करेक्ट है, तो हमने B तो अभी चेक नहीं करा है। ठीक है, और ये बोल रहा है A और C दोनों ओनली, तो अपन को यहाँ पे ये भी देखना होगा कि B की सिचुएशन क्या है। तो B ओनली इसलिए गलत करा क्योंकि A भी सही है, इनमें A प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर अपन के इन दोनों में से ही है। अब इन दोनों में से यहाँ पे अपन ने A B तो देख लिया, अब B और C की फाइट हो रही है। B थोड़ा डुएबल दिख रहा है तो B को एक बार चेक कर लो। 243 क्या होता है, 3 की कौन सी पावर होती है, 5, और यहाँ है 0.16, 3 स्क्वायर पावर हो गया 0.1, 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा है और ये 0.3, तो ये 3/10 हो गया। 16 × 5 80, 0.80, 2 × 0.1 0.2, ये आ गया 3.8 प्लस 0.2, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 0.10 बनेगा। और यहाँ पे तो 3/10 0.3 आ रहा है, तो ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉट इक्वल, तो B तो सही नहीं है। ठीक है, तो B सही नहीं है, ये पक्का है। तो जब B सही नहीं है तो C ऑप्शन बाहर हो गया, तो D आपका करेक्ट आंसर है। यस, तो यहाँ पे आप ये बोल, इसमें 0.8 प्लस 0.2 0.1 होगा। यस, 3 की पावर 1, और ये क्या है 0.3, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो 3 की पावर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0.3, तो इसलिए B अपना आउट हो गया, तो B इनकरेक्ट है। तो B इनकरेक्ट है तो तीनों ऑप्शन आउट हो गए, तो बचा अपना A और C। क्लियर। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ अ ग्लास इज 1965, लॉस परसेंट इज 25%, सेलिंग प्राइस इज 3013, व्हाट विल बी दी प्रॉफिट परसेंट। तो लॉस परसेंट दिया हुआ है 25%, मतलब 25% होता है 1/4, तो मतलब लॉस अपॉन CP का रेशियो अपने पास है। लॉस 1 है, CP 4 है, तो मतलब SP हो गया 3। SP 3 है, तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1965, फर्स्ट सिनेरियो। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 1965, 3 6 18, 3 5 15, 3 5 15, 655। ठीक है, तो अपन को यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी एक्चुअल। कॉस्ट प्राइस अपनी रेशियो में 4 है, तो 4 में मल्टीप्लाई कर दो 655, तो 4 5 20, 4 × 60 240, और 4 5 20, 240 20 260, तो 2620, ये समझ में आया। CP ये आ गया 2620। अब CP 2620 है। अब SP बोला है, अगर इफ़ SP 3013 है तो प्रॉफिट क्या होगा। तो अब न्यू SP दी हुई है हमको 3013, तो यहाँ से निकाल लो पहले प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि SP ग्रेटर है CP से, तो इसका डिफरेंस देख लो। तो ये हो गया 80, 700, 380 और 390, 393, प्रॉफिट इज़ 393। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 393 ओवर 2620 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको कैसे कैंसिल करें, 6 और 2 8 और 2 9, और ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 8 24, ठीक है, 3 7 21, नहीं 3 8 24, 3 8 24 होता है ना, 3 7 21, 393 का प्रॉफिट 2620 का।
कहाँ गलती हो गई यार? 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, इसका थ्राइज आ गया, ये इसका थ्राइज आ जाएगा ये। 3 1 ज़ा 3, 3, हाँ ये 3 टाइम्स आ गया। 3 5 ज़ा 15, 15% आपका प्रॉफिट है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, a solid brass sphere of radius 21 is converted into a right circular cylinder rod of length 28 centimeter. The ratio of total surface area of the rod to sphere is, तो स्फेयर का रेडियस गिवन है 21, तो जो स्फेयर है उसको कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम इक्वेट होगी। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 21 का क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और एच है अपना 28। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 4 7 ज़ा 28 हो गया। 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 3 इंटू 7 इज़ आर स्क्वायर। 3 7 ज़ा 21, आर की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉड, रॉड मतलब सिलेंडर, टी एस ए क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच प्लस आर डिवाइडेड बाय स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई, स्फेयर का रेडियस हमको दिया हुआ है 21 इंटू 21, पाई से पाई कैंसिल हो गया। सिलेंडर का रेडियस अपन ने निकाल ही लिया था, तो वो भी रख ही दो। 2 2 ज़ा 4, आर कितना है 21, एच कितना है सिलेंडर का 28 प्लस 21 अपॉन 2 इंटू 21 इंटू 21, ये रेशियो निकाल लो। ये हो गया 49, ये हो गया 2 इंटू 21, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, 7 अपॉन 6 आपका आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, फॉर्मूले क्लियर रखना, ये टी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये टी एस ए ऑफ स्फेयर। ठीक है, और स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सब क्लियर रखना है बस। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पार्क एंड अ स्क्वायर पार्क इज सेम। फेंसिंग कॉस्ट सेम है, फेंसिंग होती है पेरीमीटर पे। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इज 16√3 स्क्वायर मीटर, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर पार्क इज। तो एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी फेंसिंग हुई है, और एक अपने पास स्क्वायर है जिसकी फेंसिंग हुई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दोनों केस में सेम है, दोनों की फेंसिंग कॉस्ट सेम है। एरिया ट्रायंगुलर पार्क का 16√3, और अपन को लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है। अपन को डायगोनल की लेंथ बतानी है क्या है, स्क्वायर का डायगोनल बताना है क्या होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट मान लेते हैं, साइड मान लेते हैं अपन ए, और स्क्वायर की मान लेते हैं बी। ठीक है, तो फेंसिंग के लिए तो क्या लगता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो जाएगा 3a, और स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4b। ये तो पेरीमीटर है। कॉस्ट सेम है, मतलब दोनों का रेट सेम होगा, रेट से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों कॉस्ट सेम आ रही है। रेट अपन को चाहिए भी नहीं क्या है, पर जो भी रेट है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, a अपॉन बी आ गया अपना कितना 4/3। ठीक है, तो ये साइड रेशियो आ गया दोनों का। अब अपन को इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपने पास एक्चुअल एरिया पता है। तो एरिया इसका अपन साइड लेंथ ले लेते हैं 4x, और इसकी ले लेते हैं 3x। ठीक है, तो अपन को √3/4 एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 साइड स्क्वायर, और वो अपन को दिया हुआ है 16√3। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16।
ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज़ 4, एक्स इज़ 2। तो एक्चुअल डायमेंशन मिल गई अपन को x, तो स्क्वायर की एक्चुअल डायमेंशन 3 × 2 6। तो अगर स्क्वायर की डायमेंशन 6 है तो लेंथ और विड्थ दोनों सेम होगी, और ये 6 है, ये 6 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका हाइपोटेन्यूज होगा 6√2, दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है।